हम लोगों ने अभी किरण प्रकाशिकी के अंदर कुछ समतल जो सरफेसेस हैं उनके बारे में बात की थी, और हमने ये भी देखा था कि कोई चीज़ अगर पानी में है तो किरण किस प्रकार चल के उसको ऊपर दिखाती है, आभासी गहराई कैसे होती है, इस तक हम लोगों ने पढ़ा था। अब हम लोग एक स्टेप आगे चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक दो चीज़ अपन पुरानी वाली लिख लें कि स्नेल का सिद्धांत जिससे याद रहे पूरे चैप्टर में। क्या होता है? साइन इज इक्वल टू वी और ये म्यू क्या होता है? अगर मान लीजिए कोई सी भी सरफेस है, ये 2 सरफेस है और ये 1 है, तो अपन क्या लिख सकते हैं इसको? μ2 इन कंपैरिजन टू μ1। ये तो याद है ना अपने को। और हमें ये भी याद है कि v क्या होता है? म्यू, अच्छा म्यू एब्सोल्यूट म्यू क्या होता है याद होगा? केवल म्यू। हाँ ठीक है, ये बातें याद है। इन्हीं को हम लोग यूज़ करके आगे का अब स्टेप्स जो है उसको हम पढ़ेंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ शुरू होती है इस चैप्टर के अंदर आज से। अभी तक तो कॉन्सेप्चुअल थे, अब उन कॉन्सेप्ट्स को हम लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कैसे हम लेंसेज पे पहुंच सकते हैं धीरे धीरे आगे बढ़कर। अभी तक हमने प्लेन सरफेस पे देखा कि अपवर्तन कैसे होता है। अगर उसी प्लेन सरफेस को, यानी कि अगर हमारे पास ये सरफेस थी प्लेन, और इसको अगर हम मोड़ देते हैं तो इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या फ़र्क आ जाता है और क्यों फ़र्क आ जाता है, ये एक देखने वाली बात है। और इसी से हम पता चलेगा कि आगे लेंस तक हम कैसे पहुंचेंगे। अगर हम सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेना चाहें, अगर हम एक सरफेस लेते हैं जो कि इधर से उत्तल दिख रही है और इधर से अवतल है। अब ये मान लीजिए कि इस अवतल की बात को हटाने के लिए हमने एक बहुत दूर तक एक सरफेस ले ली जो कि इसी मटेरियल की बनी हुई है। मान लीजिए यहाँ पर इसका अपवर्तनांक है μ2 और ये एयर है, इसका अपवर्तनांक मान लीजिए μ1 है। अब हमारे पास एक ये सरफेस है और हम ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर ये दूरी इतनी ज़्यादा है कि हमारे एक क्षण में अगर हम देखना चाहते हैं तो ये गलत नहीं होगी और हमें ऐसा भी नहीं लगेगा कि इसको हम मेज़र कर पा रहे हैं। इसका मतलब दूरी बहुत ज़्यादा है। और हमको ये भी पता था यहाँ पर एक सिद्धांत कि यदि बिंब अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब, क्योंकि उसने अपना देखा था कि जब फोकस पे रखा था तो वो अनंत पे बन रहा था, तो उल्टा भी यही से होगा कि अगर उल्टे पे अगर कोई रखा है, यानी कि अनंत पे अगर कोई हम लोगों ने रखा है बिंब, तो उसका प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर। और जो दूसरा सिद्धांत हम लोग इसके अंदर यूज़ करेंगे अब हम आगे, वो ये यूज़ करेंगे कि जो भी हम लोग कोणों को, जिन भी कोण की हम बात करेंगे, सभी कोण बहुत छोटे होंगे। कोण बहुत छोटे हैं। अब जो भी कोण होंगे वो सब छोटे होंगे और इसका जो कर्वेचर है, उसका कर्वेचर इस तरीके से है, इसकी वक्रता, कि वक्रता करीब करीब सीधी दिखती है लाइन। इसकी वक्रता इस प्रकार है कि एक सीधी लाइन के रूप में दिख रहा है। ये 3 चीज़ हम मान के चल रहे हैं, ठीक है। अब हम इसका अक्ष, जैसे हमेशा कोशिश करते हैं, हमने सबसे पहले अक्ष बनाया, हम लोगों ने ये भी सीखा था कि वक्रता त्रिज्या क्या होती है?
यहाँ पे हमने देखा था कि जब ये पूरा सर्किल बनाते थे हम, अगर हम ये इसके अंदर लेंस इसमें से काट के बनाए, तो जिस वृत्त का ये केंद्र है उस केंद्र से जो दूरी है वो वक्रता त्रिज्या होती है। ठीक है ना। तो अब इसकी वक्रता त्रिज्या किधर होगी, इधर या इधर, इधर होगी। मान लीजिए इसकी वक्रता त्रिज्या यहां पर है, ओके, या इसको हम सी लिख लें। आप लोगों ने तो आर बाद में आएगा तो कंफ्यूजन होगा। ठीक है। अब हम यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण चीज और याद रखना चाहते हैं जो कि पूरे चैप्टर में काम आएगी, कि वक्रता त्रिज्या तल पर समकोण बनाती है। ये तो पता होगा आपको। नहीं, समकोण, एक मिनट, वक्रता त्रिज्या की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, केवल वक्रता की बात कर रहे हैं। वक्रता मतलब ये जितना जितना इसका कर्व बड़ा होता जा रहेगा, जितना रेडियस जितना बड़ा हो जाएगा, उसके हिसाब से इसका रेडियस जो है वो बड़ा हो रहा है, इसलिए इसको हम कह रहे हैं वक्रता त्रिज्या से इसका सीधा संबंध करके। और लास्ट में हमने लिखा है कि वक्रता त्रिज्या तल पर समकोण बनाती है। इसका क्या मतलब है, इसका अर्थ ये है कि मान लीजिए अगर ये सरफेस है, कोई सी एक सरफेस ले लेते हैं, तो इस पर जो भी किरण आएगी और सी से होकर जाएगी अगर, तो ये समकोण होगा। हम जानते हैं कि किसी भी सर्किल पे अगर हम केंद्र बिंदु से एक रेखा खींचेंगे और वहां पर अगर हम टेंजेंट डालेंगे तो ये समकोण होगा। इसको अगर हम फैलाकर देखें एक बार, इसको फैलाकर देखना बहुत आवश्यक है। केवल इस वाले हिस्से को फैला रहे हैं हम लोग। ये जो कोण आपको 90 डिग्री से कम दिख रहा है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, अर्थात इसको हम क्या दिखा सकते हैं, अब चूंकि इसको हमने इस छोटे से हिस्से को इतना बड़ा दिखाया था, ठीक है, और जो बिंदु वक्रता त्रिज्या से जाता है, वक्रता केंद्र से जाता है, उसको वो कहां जाता है, इसकी रे, अगर मान लीजिए एक यहां से अगर ये रे आ रही है तो ये वापस कहां जाएगी, और अपवर्तित होके आगे चली जाएगी। जो अपवर्तित होगी वो तो आगे जाएगी, कांच है ना, इसलिए क्योंकि अपवर्तित होगी तो वापस चली जाएगी। अपवर्तित कांच में जाएगी, और जो परावर्तित होगी वो कहां जाएगी, पुनः μ1 क्षेत्र में ओके। यहां तक कोई अपने कंफ्यूजन नहीं, भाई ये समझना जरूरी है इन चीजों को, कि ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यहां पर ये होगा वगैरह। अब हमने लिया कि एक यहां पर, हाँ बोलो, हाँ बोलो बेटा, आपके मन कुछ शंका। अब हमने कोई भी एक बिंदु स्रोत लिया, पहले हम सबसे पहले बिंदु स्रोत से शुरू करेंगे और उसके बाद बड़े बिंबों पे पहुंचेंगे। हमने एक बिंदु स्रोत लिया, इस बिंदु स्रोत से एक किरण चली यहां पर। अब कौन बच्चा बताएगा कि आई क्या होगा, आई कोण कौन सा होगा इसका,
अपन ने क्या सीखा था, कोई भी आई और आर क्या होता है, यहां अभिलंब कहां होगा इस बिंदु पर, जबकि जबकि ये सी से मिले। अगर ये सी से मिलेगा जब भी तो अभिलंब बन सकता है यहां पर। अब देखो तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक किरण है जो अभिलंब पर यहां पर आकर आई एंगल बनाया इसने। अभी क्या कर रही है, विरल से सघन जा रही है, तो क्या होगा, मुड़ जाएगी। मान लीजिए मुड़कर यहां पर आ गई, ठीक। या आप चाहें तो इसको हम ये भी कर सकते हैं, हाँ क्या कर सकते हैं, ये देखो ना, ये वाला देखो ना चित्र, ये लंब की ओर या लंब से दूर जाएगी। लंब हमारा ये है, लंब तो हमारा ये है। अब ये लंब से विरल से सघन जा रही है तो क्या होगा, पास आएगी। तो कौन सा लंब, कौन सा, ये है लंब, तो अपने कौन सा क्षेत्र, अब इसमें कौन सा क्षेत्र काउंट कर रहे हैं, यही होगा ना जब आई इधर है तो। इसका मतलब आर हम क्या लेंगे, ठीक है। तुम्हें समझ में आया या नहीं, नहीं ये आई और आर में क्या फर्क है, समझ में आया। हाँ बोलो, आप बोलो। बिल्कुल, क्योंकि यही जरूरी चीज़ है, इसलिए इसको मैं आराम से पढ़ाना चाहता हूँ कि ये ठीक आपको समझ में आए। हमने बेटा यहाँ क्या किया कि इस सरफेस को अगर तुम यूं घुमा के देखो, अब इसको यूं घुमा लो, और ये जो इसके अंदर है ये इसका अभिलंब है। ये जो किरण आ रही है अपने इसको यूं लिटा लिया, तो ये किरण आ रही है ये वाली, यानी कि ये जो ये वाली जो किरण है वो ये दिख रही है यहाँ पर पहुँचती हुई। ये कहाँ से आ रही है, ए से, और ये कहाँ पहुँच रही है, एंगल आई कौन सा होगा, ये। या और हमने ये सीखा था कि जो भी वक्रता केंद्र से जो भी रेखा होती है वो हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाएगी इस सतह पर। यानी ये जो इतना छोटा सा हिस्सा लेंगे तो ये बिल्कुल प्लेन सरफेस के रूप में काम करेगा, छोटा हिस्सा जहाँ पे पहुँच रही है किरण। और इस वाली जो रेखा है, चूंकि ये यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना रही है, तो ये अभिलंब का काम करेगी, ये अभिलंब होगा यहाँ पर। और अगर ये अभिलंब है तो आई क्या होता है, अपन आपात किरण जो होती है जो अभिलंब के साथ एंगल बनाएगी वो होता है आई। और जो अपवर्तित किरण है, जो अपवर्तित किरण है वो जो अभिलंब के साथ बनाएगी वो होगा आर। इसमें आर कौन सा होगा, नहीं इसमें बोलो ना, या सब लिखे हुए, ये हो गया आर। इसमें किसी बच्चे के मन में कोई शंका, वो इक्वेशन वहाँ पे लिखी हुई है अपनी, ठीक है। और हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, इस वाले यहाँ अगर हम साइन आई बाई साइन आर लिखें तो और क्या लिख सकते हैं, म्यू टू, ठीक है। ये अपना फॉर्मूला रखा था, म्यू टू म्यू वन के सापेक्ष में, ओके। अगर अब ये यहाँ पर हो गया तो अब सबसे पहले अपन निकाल के देखते हैं कि साइन आई क्या है और आर क्या है, यानी कि आई और आर निकाल के देखते हैं एंगल। अगर हम एंगल आई को देखें, अब त्रिभुज कौन सा, देखो एंगल आई को निकालने के लिए कौन सा त्रिभुज देखना पड़ेगा, बताओ कौन सा देखना पड़ेगा, कौन सा आप देखना चाहते हो जिसमें कि ए एन ओ से निकाल लोगे, कैसे, किसका नाम नहीं दिया, किसको नाम देना है,
ए एन सी को नाम, नहीं नहीं, त्रिभुज तो बन रहे हैं ना यहाँ पे, दो दो त्रिभुज बन रहे हैं, त्रिभुजों की कमी नहीं है यहाँ पे। आप त्रिभुज, ये मत सोचो कि त्रिभुज की कमी हो रही है, आप तो ये देख के बताओ कि कौन सा एंगल लेना चाहिए। ए एन ओ ले लें, सबसे सिंपल तो ए एन ओ लेना है। अगर ए एन ओ लेते हो, अगर ए एन ओ लो, या जिसमें आई, अब आई निकालने के लिए क्या होना चाहिए, या ए एन एम ले लो या ए एन सी ले लो। अब बताओ क्या ए एन सी ले सकते हो? क्यों लेना चाहिए बताओ, कौन सा लेना चाहिए हमें? ए एन सी। अगर हम ए एन सी लेंगे, अगर मान लीजिए ए एन सी लेते हैं, मान लो देखो अगर ए एन सी लिया, अब बताओ आई क्या होगा? कौन से दो आंतरिक कोण? ए एन सी प्लस कौन सा? हाँ बताओ कौन सा होगा? एन एस, ये वाला जो कोण है बाकी दोनों दूसरे कोणों के बराबर होगा, अगर वो त्रिभुज की बढ़ती हुई एक रेखा है तो, ठीक है ना। तो ये एंगल इसके और इसके बराबर होगा, होगा या नहीं होगा? ठीक है ना। अब बताओ क्या कौन कौन सा एंगल है ये? एन ए प्लस ठीक है। तो इसको एन ए सी को क्या लिख सकते हैं, अगर आपकी बात मान ली जाए तो एन ए सी को क्या लिख सकते हैं? एन ए सी एंगल, एंगल एन ए सी लंब अपॉन आधार, क्योंकि जो कोण होता है वो उसके टेंजेंट के बराबर हम लिया जा सकते हैं, क्योंकि छोटी वैल्यू होती है। तो अगर हम इसको लें, क्या लिख सकते हैं? ओ एन, ये भी केवल आप वाले रास्ते से चल रहा हूं मैं, ओ एन अपॉन एन ए सी क्या हुआ? एन ए सी लंब अपॉन आधार, आधार क्या हुआ? ओ ए। अब एन सी ए देखो जरा, एन सी ए या एन सी ओ, ठीक है ना। एन सी ए और एन सी ओ बराबर है, तो ये एंगल कितने का होगा? ये वाला एंगल एन सी ए क्या होगा? हाँ बताओ, ओ एन अपॉन, किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है शायद, कोई बोलो बताओ क्या हुआ, क्यों नहीं समझ में आया? देखो अभी बच्चों ने क्या बताया, इसको अपन, इसका मतलब एक स्टेप और अलग से समझाना चाहिए। अगर हम कोई भी एक त्रिभुज लेते हैं, अगर हम कोई भी त्रिभुज लें और त्रिभुज की एक कोई सी भी रेखा को आगे बढ़ा दें, कोई सी भी आगे बढ़ा दें, ये अगर हम ए, ये बी, ये सी और ये डी लें, तो नियम क्या होता है, गणित के नियम क्या कहलाता है? बाह्य कोण आंतरिक कोणों के सम के, मतलब जोड़ के बराबर होता है। यानी कि बाह्य कोण जो है अन्य आंतरिक कोणों के योग के बराबर। ठीक है, ठीक है बच्चे, इसका मतलब हुआ ये कोण इन दोनों सम के बराबर होगा। और मान लीजिए हम इसकी जगह इसको बढ़ाते आगे, तो हम ये कहते हैं कि ये जो कोण है इसका इसके सम के बराबर होगा। और मान लीजिए हम ये करते कि इसको बढ़ाते, तो ये वाला जो कोण है ये किस किस के बराबर होता? आए बेटा समझ में आप? श्योर, ये गणित का सिद्धांत है, ये आना चाहिए अपने को कि कोई भी बाह्य कोण होगा
तो दोनों आंतरिक कोण जो अन्य वाले हैं सामने वाले उनके बराबर होगा सम के। किसी बच्चे को और किसी दिक्कत हो तो उसको अपन समझा सकते हैं दोबारा गणित को, इससे पहले वाला स्टेप भी जा सकते हैं हम लोग। बोलो। अब ये बताओ कि आर का क्या हो सकता है अगर ये बाह्य एंगल लिया जाए। यहां देखो ये क्या एंगल होगा, एंगल एन सी ओ। अब देखें, अब त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं आप, अभी सब कुछ आपके बताया हुआ लिया जा रहा है। त्रिभुज एन सी ओ, इसके अंदर इसमें क्या होगा, एंगल आर, एंगल आर प्लस एंगल एन एम ओ, ठीक है। या हम कह सकते हैं एन एम सी त्रिभुज के लिए, एंगल एन एम सी इज इक्वल टू ये प्लस ये इज इक्वल टू एन सी ओ। ठीक है। अगर हम इसको लिखना चाहें आर, एंगल आर क्या हो जाएगा, एंगल एन सी ओ माइनस एंगल एन एम सी। एन सी ओ क्या लिख सकते हैं, एन सी ओ लंब अपॉन आधार, ओ एन अपॉन माइनस एंगल एन एम सी, एन एम सी, एन एम सी यानी ये एंगल, ये क्या बराबर हुआ, ओ एन अपॉन, ओ एन अपॉन अब ये बताओ, ये पहले ये स्टेप समझ में आया नहीं है किसको, नहीं है बेटा, दोबारा सुनो। इसको एक स्टेप मुझे लग रहा है आप वो मिस हुआ है जिसको आप समझना चाहती हो। अगर मान लीजिए हम कहते हैं कि टेंजेंट थीटा किसी का भी, टेंजेंट थीटा क्या होता है, लंब अपॉन ठीक है। अगर मान लीजिए थीटा छोटा है तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू थीटा होगा, है ना। और इसलिए थीटा का मान हम लोग रख सकते हैं लंब अपॉन आधार। अब समझ आए बच्चे क्या कह रहे हैं हम। अगर हम इस चीज को इस वाले कोण में लगाएं, इस वाले कोई सा कोण देख लो, अपन ने ये कोण लिया एन सी ओ। अब एन सी ओ एक कोण है, इसका टेंजेंट बी क्या होगा, मतलब टेंजेंट एन सी ओ क्या होगा, लंब अपॉन आधार, तो ओ एन अपॉन ओ सी यानी। और अपन ने कहा कि इस टेंजेंट थीटा को हम थीटा मान सकते हैं, तो इसे इस एंगल का मान क्या हुआ, ये अपॉन ये। अभी भी किसी को समझ में आया तो मैं इसको इस स्टेप से एक स्टेप पहले भी जा सकता हूँ। बोलो बच्चे, बच्चे आपको समझ में आया, नहीं समझ में आना चाहिए उसके, अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर बिल्कुल हाँ बोलो। अभी मैंने नहीं किया, अभी तो आप ही बता रहे हो। हाँ कौन सा, एम एन सी, हाँ आर है, हाँ एम एन सी आर है, हाँ क्यों नहीं आ रहा, इस ट्रायंगल में आ रहा है ना। अभी भी नहीं आया समझ में, अच्छा ठीक है। और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, अगर हम इस वाले एंगल को इस वाले त्रिभुज में लेंगे तो लंब अपॉन आधार। बोलो, आपके कहने से अभी आप ये प्रोसीजर आप वाला है, मेरा नहीं है, ये मैं बता देता हूं पहले, लेकिन देखते हैं इसका क्या होता है। अब यहां पर
किरण किस दिशा में जा रही है? इस दिशा में। बताओ, हैं? तुम्हारे समझ में नहीं आया? नहीं आया तो बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको अपन 1 घंटा एक्स्ट्रा लगा सकते हैं इसके ऊपर, कोई, क्योंकि ये आगे वाले सारी चीजें इसी पर आधारित है। नहीं आया, दोबारा। नहीं, ये अच्छा है ना, आप लोगों की तरफ से आना चाहिए तरीका, क्योंकि आप ये जो आप बता रहे हो उस लेटर सी की वो सही आता है नहीं आता है, और मान लो अगर सही आता है इसका मतलब आप लोगों के मन में सोच का सिस्टम है वो सही है। देखे तो सही तो करके अपन हम लोग ये देख रहे हैं यहाँ पर। पहले ये जान लो जरूरी क्या है कि अगर कोई कर्वेचर है यानी कोई वक्रता है और उसका वो ऑलमोस्ट सीधी है, ऑलमोस्ट अगर सीधी है तो ये एंगल थीटा, तो थीटा को हमेशा tan थीटा के बराबर लिख सकते हैं, और टेंजेंट थीटा लंब अपॉन आधार होती है। तो ये अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री है, एग्जैक्टली नहीं है लेकिन लगभग है। तो टेंजेंट थीटा लंब अपॉन आधार AC अपॉन BC, केवल इस सिद्धांत को यूज कर रहे हैं इसके अंदर। अब हम इसको दोबारा देखते हैं। हमारा उद्देश्य क्या है इस पर करने के लिए, जो आप लोगों ने बताया है वो ये है कि हम एंगल I निकालना चाहते हैं और एंगल R निकालना चाहते हैं। एंगल I चाहते हैं यहाँ पर, और एक एंगल R, दो ही एंगल से काम है हमें, आपतित कोण या परावर्तित अपवर्तित कोण। तो हमने I तो बहुत जल्दी निकाल दिया आपके तरीके से। आपने कहा कि ट्राइंगल ANC लिया हमने, ANC, ठीक है ना। इस ट्राइंगल में आपने कहा I, ये वाला एंगल बाह्य कोण है, वो किस किस के बराबर होगा? इस कोण के और इस कोण के योग के बराबर होगा। तो ये NAC प्लस NC, क्या लिखे बताओ? NCA को क्या लिख सकते हैं? NCO भी लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों ठीक है, NCA भी ठीक है और NCO भी ठीक है। लेकिन मैं थोड़ा सा इसलिए करेक्शन कर रहा हूं आपके बताए में कि बिल्कुल एंड में गलती ना हो जाए। बताओ बेटा, आप बोलो आप। अब हम इस वाले एंगल को देखो, NMO, NMO। अब ये वाला ट्राइंगल देख रहे हैं हम केवल, इसके अंदर हमको पता है क्या देख रहे हैं? NMO देखना चाहते हैं या NMC देखना चाहिए? NM। अगर हम NMO देख रहे हैं तो कौन सा एंगल आप देख रहे हो? NMO। अगर NMO देखोगे एंगल तो इसका मतलब वो तो आप जोड़ ही नहीं सकते। आप लोगों ने जो NMO कराया था ना तो C से हटा के, आपका ट्राइंगल कौन सा है? आप कहां पे देख रहे हो? R कहां है? यहां पर है। तो R ये, अगर इस जगह इसको बड़ा करके देखें अपन जरा सा, NMC। अपन ये कह रहे हैं कि R क्या किसके बराबर होगा? R प्लस ये इज इक्वल टू इस एंगल के बराबर होगा, ठीक है। अब बताओ इसको NMO लेना चाहिए या NMC लेना चाहिए? क्यों? नहीं वो तो जब आएंगे अब देखेंगे आएंगे कि नहीं आएंगे। पहले अपना जो आपका कंसेप्ट उससे करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेट अस सी कि इसका आंसर क्या निकल के आता है। एंगल तो ये आएगा ना, क्योंकि अपन ने ये सिद्धांत सीखा है कि ये वाला जो कोण है बाह्य कोण, ये दोनों आंतरिक कोण के बराबर होगा। और आंतरिक ये अपन दो कोण कौन सा लेना चाह रहे हैं जिसमें एक R जरूर शामिल हो। तो इसको हम क्या लिखना चाहिए? हाँ बताओ बेटा, क्या कोई कंफ्यूजन? ये आपने NMO कराया था ना कोई बच्चों ने इसको अभी, ठीक है। NMC, तो अब NMC अब क्यों समझ में आ गया? NMC क्यों होगा? ये समझ में आ गया बच्चों के NMC क्यों होगा? और NMC लेंगे तो ये वाला कोण इसके और इसके कोण के बराबर होगा, यानी कि R और NMC, R और NMC किसके बराबर होंगे? NCO के बराबर होंगे। तो अपन ने R क्या लिखा? ON, ON कहां से आया? ON कहां है? O ये रहा, ठीक है। एंगल NCO लंब अपॉन आधार, यानी कि ON अपॉन OC,
ठीक है, अब बताओ दूसरा क्या लिखा आपने, एंगल NMC, और ये एंगल किसके बराबर है, ये वाला एंगल, यहाँ इसकी मान क्या आएगा, दिस अपॉन दिस, OM। ठीक है, यहां तक अब बिल्कुल परफेक्ट है। अब आप ये देखो जरा इसके अंदर कि किरण की दिशा जब इधर जा रही है, अब इसके चिन्ह देने, अब हम इसके मान रखना चाहते हैं कुछ, अगर हम इसके मान रखना चाहें तो रख सकते हैं, इस स्टेज पे रख सकते हो, तो क्या क्या वैल्यू होंगी बताओ, कहाँ क्या प्लस होगा, क्या माइनस होगा, अपन ने क्या सीखा था कि जो किरण की दिशा में दूरियां होती हैं, कहां से, ध्रुव से, वो होती है पॉजिटिव, और जो किरण की दिशा के विपरीत होती हैं, O से जोड़ स्टार्ट करके, वो नेगेटिव होती हैं। अब इसमें बताओ जरा कि क्या क्या चीज क्या क्या होगी। पहले बताओ, स्टार्ट करें यहां से एक अपन, इससे देखो जरा पहले, ON कहाँ है, ऊपर है, ये तो ON अपॉन A, इसका मतलब तो इसका ये कोई एंगल है जो कि टेंजेंट बीटा के बराबर आया हुआ है। यहां ON क्या लिया, ON क्या आएगा, ON तो क्योंकि इससे ऊपर है, और OC क्या होगा, पॉजिटिव R। नेगेटिव किसने बताया, क्यों बताया नेगेटिव, देखो देखो ये किरण जा रही है इधर, यानी कि इस दिशा में जो भी दूरियां होंगी O से स्टार्ट करके, वो सारी की सारी पॉजिटिव होंगी, और जो O से इधर चलेंगी इस दिशा में, वो नेगेटिव होंगी। क्या बेटे, OA तो नेगेटिव होगी, क्योंकि किरण अपने आप ही अपवर्तन देख रहे हैं ना केवल। अब बताओ, OA तो इधर चल रही है ना विपरीत दिशा में, OA अगर हम OA को लिखें तो आप सही कह रहे हो, OA अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा, माइनस, ठीक है, ये अपने इसमें एक चीज निकल के आई। और दूसरा अपन आप देख रहे हैं OC, ये किरण इस दिशा में जा रही है, और ये भी दूरी अपन कहां से नाप रहे हैं, OC, और यहां पे CO लिखा होता तो, लेकिन OC इसलिए नहीं लिखा हो सकता था CM, क्योंकि हम सब दूरियां यहां से O से नापते हैं, तो अगर इसकी दूरी नापेंगे हम तो CO नहीं नाप सकते, अपन ने कह रखा है कि हर दूरी को हम ध्रुव से नापेंगे, तो इसको कभी भी CO नहीं नापेंगे, इसको हमेशा नापेंगे OC, और OC है इस आपतित किरण की दिशा में, तो OC क्या होगा, क्या हुआ बेटा, अच्छा अब देखो यहां पर ON हो गया, OC हो गया, OM रह गया, OM क्या है, V, और किस दिशा में है, जिस दिशा में आपतित किरण है। अभी तक हम आपके सिद्धांत से चल रहे हैं, जो आप लोगों ने सिद्धांत बताया है केवल उसी पे, मैं अपने सिद्धांत को अभी कोई जोड़ने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। फर्स्ट वाला क्या, अभी तो अपन के लिए बता रहे हैं कि चिन्ह क्या क्या है, दोनों से बेटा, दोनों में तीन ही चीज अननोन है। OM, ON से तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि ON की हाइट हमें पता ही नहीं है, ON की तो हाइट दे ही नहीं रखी हमें पता थोड़ी है किरण कहाँ किस जगह काट रही है। अभी कैंसिल होगा, सब कैंसिल होंगे। अभी पता नहीं आप लोगों ने सही लिखा है या नहीं लिखा, मुझे पता नहीं है इसका। जो कुछ लोगों ने बताया है, जो उन्होंने स्टार्ट कराया है, उन्हीं के उनसे करके चल, हो सकता है कि उनका तरीका भी सही हो। ऐसा नहीं है कि बच्चे अपना अगर अपना दिमाग लगाएं तो तरीका सही भी हो सकता है, कोई वो नहीं है कि गलत होगा। अब अपन एक चीज देखते हैं, आपने यहाँ पे देखा μ2 अपॉन μ1 अपॉन इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, और आई और आर छोटे हो तो क्या लिख सकते हैं इसको, आई अपॉन आर,
ठीक है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, म्यू टू आर इज इक्वल टू म्यू वन ठीक है, कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। इस चीज को अगर समझ में नहीं आएगा तो ये बहुत दिक्कत आएगी। जब भी कोई कोण छोटे होते हैं तो उनके जो साइन और टेन और कॉस उसको एंगल के मान के बराबर रख सकते हैं। ये सिद्धांत बेसिक होता है गणित का। अगर साइन थीटा छोटा है तो साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, टेन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, कॉस थीटा को थीटा लिख सकते हैं। ये बेसिक सिद्धांत है कि अगर छोटे एंगल्स हैं तो उनके साइन कॉस टेन को उन कोणों के बराबर लिखा जा सकता है। ये याद रखना हमेशा, ये गणित का सिद्धांत है और ये गणित सिद्धांत आपको पढ़ाया होगा शायद 9th 10th में। हाँ 10th में पढ़ाया होगा ना ये, तो 10th की चीज़ है, चलो अच्छी बात है, इसमें कोई बुरा नहीं है। ओके, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, इस वाले फार्मूले को अगर लगाएं हम इसके अंदर, जैसा कि अभी आप कुछ बच्चों ने बताया था उसी को करके देख रहे हैं अपन आगे। अब म्यू टू की जो वैल्यू थी यहाँ पे देखो, आर से लिखो म्यू टू इंटू आर। आर क्या है, आर निकाला आपने, ठीक है, इज इक्वल टू म्यू वन ओ एन अपॉन ओ ए प्लस ठीक है। अब देखते हैं अपन ने, आप लोगों ने कितना सही बताया है कितना गलत बताया, ये पता चलेगा। मुझे तो पता भी नहीं क्या होने वाला है। अगर हम इसको खोल के देखें तो क्या होगा, म्यू टू ओ एन ओ सी म्यू वन ओ एन बाई ओ ए प्लस म्यू वन ओ एन बाई तो ओ एन बाई ओ सी, तो इधर अगर आ जाए तो काम चल जाए अपना, तो इसको लिख सकते हैं, और म्यू टू ओ एन ओ सी, यानी कि इसका क्या हो गया, म्यू टू माइनस म्यू वन। इसका अगला स्टेप लिख रहे हैं, म्यू वन वाली संख्या को इधर लिया है क्योंकि ओ एन बाई ओ सी कॉमन है, ओ एन बाई ओ सी ये कॉमन हुआ, म्यू टू माइनस म्यू वन इज इक्वल टू म्यू वन ओ एन बाई ओ ए प्लस ये हम लोग सही हैं गलत अभी तक हैं? अब आपको दिख रहा है कुछ चीज कट रही है कॉमन, ठीक है, काटते हैं इसको। और अब इसका मान रख देते हैं जैसे अपन ने यहां निकाला है, अपन ने निकाला था ओ सी इजिकल टू आर। अब यहां मान रखने पर
आपने मान रखा, आपने पता है कि ओ सी इजिकल टू आर है, तो ये हो गया म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर इज इक्वल टू म्यू वन बाई ओ ए। तो ये इसको यहाँ लिख सकते हैं म्यू टू वी माइनस माइनस ठीक है। तो इसको हम क्या फाइनली क्या लिखते हैं, किस शेप में लिखते हैं, म्यू टू माइनस म्यू वन। ये किस बच्चे ने तरीका बताया था करने का, एकदम बिल्कुल सही। ये वही मान आया जो मैं निकालता तो भी यही मान आता। मैं तो उसको दूसरे तरीके से निकालता, मैं मैथमेटिक्स से निकाल लेता डायरेक्ट, इसको उससे नहीं निकालते, रेखा से निकाला ना इन्होंने, ये बहुत अच्छा किया वैसे, रेखीय गणित से निकाला, बहुत अच्छा, क्योंकि आप क्यों बना हुआ था अपने आप को कॉम्प्लिकेशन मैथ्स में डालो। इसने जो निकाला, जिस बच्चे ने भी बताया इस तरीके को आगे बढ़ने के लिए, बहुत अच्छा बताया, और हम लोग जिस रास्ते पे पहुँचे हैं बिल्कुल करेक्ट पे पहुँचे हैं, मंजिल बिल्कुल परफेक्ट मिली। अच्छा, अब इसके अंदर ध्यान से देखो क्या हो रहा है। अब इस लेंस को, इसको देखो, इस लेंस वाले को, म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर, यानी कि जिसमें किरण जा रही है, जिसमें किरण जा रही है जिस माध्यम में, उसका म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर, हमेशा याद रखना है ये, क्योंकि अब आगे यही काम आएगा। म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर, दोबारा याद रखो कि जिस भी माध्यम में किरण जा रही है म्यू टू, और जिसके जहां से जा रही है वो म्यू वन, ठीक है। और ये जो है देखो म्यू टू अपॉन वी, तो म्यू टू यानी कि इस वाले में जो लंबाई नापी जा रही है, कौन से नापी जा रही है, म्यू टू में वी, और म्यू वन में यू, म्यू वन में यू नापी जा रही है। इसको ऐसे याद रखना है, म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू। ये बहुत सरल तरीका है इसको याद करने का। और मान लीजिए हम वायु के लिए लें तो क्या होगा, म्यू वन विल बी वन, अगर हम इसको म्यू वन इज इक्वल टू वन ले लें तो क्या होगा, म्यू, अच्छा म्यू टू को मान लीजिए म्यू मान लें, जब अब दूसरा रहा ही नहीं कोई तो उसको म्यू टू को म्यू मान लो, ठीक है। तो म्यू माइनस वन अपॉन आर, म्यू टू इज इक्वल टू म्यू हो गया, म्यू अपॉन वी माइनस ठीक है। अब मान लीजिए एक छोटा सा और एक्सपेरिमेंट, कि अगर कोई अनंत पे रखा होता है, ये अपन ने कहा था ना अनंत से रखें, तो अनंत से रखेंगे तो क्या होगा, तो उस पर कहाँ पे बनेगा अपना फोकस पे। अगर हम देखें कि अगर u इज इक्वल टू अनंत है, u इज इक्वल टू अनंत पे अगर हम ले रहे हैं तो v क्या होगा, और किधर होगा यहाँ पर प्लस, तो v इज इक्वल टू हम मान लो इसका f लेते हैं, तो क्या होगा, क्या हो जाएगी इक्वेशन, म्यू वन, म्यू बहुत ही नीचे हो गया, एक्चुअली मैंने जब बोर्ड बनवाया थोड़ी सी गलती रह गई, इसमें ना 1 फीट ऊपर बनवाना चाहिए था ये। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, म्यू माइनस वन अपॉन आर इज इक्वल टू, अब बता अपन कह रहे हैं v इज इक्वल टू एफ हो गया, सो म्यू अपॉन एफ माइनस वन अपॉन अनंत क्या होता है, वन अपॉन अनंत क्या होता है, जीरो, वन अपॉन अनंत की वैल्यू होती है जीरो। तो ये क्या हो गया, म्यू माइनस वन अपॉन आर इज इक्वल टू म्यू अपॉन एफ।
यस, आर को अगर अपन लिखें 2f, बिल्कुल सही है। ऐसे ही बच्चे होने चाहिए, मुझे ऐसे ही बच्चे अच्छे लगते हैं, मतलब जिन्होंने कम से कम अपने माध्यम से मुझे आगे ले जाके कराया क्वेश्चन और ये सरल सही आया, ये बहुत अच्छी बात। अब इसको हम देखें जरा, यहाँ पर हम जानते हैं कि r इज इक्वल टू, तो हम इसको रखते हैं तो म्यू माइनस 1/2f इज इक्वल टू म्यू, अगर f से f कटेगा तो क्या होगा, हाँ क्या हुआ, हाँ हाँ, म्यू माइनस 1 इज इक्वल टू 2 म्यू, तो क्या हो गया, अगर फोकस पर प्रतिबिंब बनाना है, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, अगर किसी उत्तल सरफेस पर फोकस पर एंगल, अगर हमें प्रतिबिंब बनाना है, अगर फोकस पर बनाना है, तो उस मटेरियल का म्यू क्या होगा, ये आता है एग्जाम में क्वेश्चन, -1। ये आप लोगों को किसी किताब में नहीं मिलेगा आपको, लेकिन आपने खुद ही निकाल के बता दिया है। वेरी वेरी गुड। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ठीक है, चलें आगे। तो अपन ने क्या इक्वेशन लिखी यहाँ पर, μ2 माइनस μ1/r ये तो याद रहेगी ना हमेशा आपको, इतनी चीज़ें याद रखनी तो बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं। अब हम आगे चलते हैं। आगे का मतलब अब थोड़ा सा एक कठिन स्थिति में पहुंचते हैं। वैसे आपको बता दूं, जो आपने आखिर में हिस्सा जो सॉल्व किया है ना, ये अपने आप, ये 90% स्टूडेंट नहीं कर सकते हैं, 90% बच्चे नहीं कर सकते थे, जो आप लोगों ने बिल्कुल इसको सरलता से करा है। 90% बच्चे हमेशा अटक जाते हैं, कहीं ना कहीं अटक के बैठ जाते हैं। पहली बात तो ये दूसरा मेथड ही नहीं बता पाते। तो आप लोगों को पता चलना चाहिए अपने ऊपर खुद पे विश्वास। अब जो अपन पढ़ने जा रहे हैं उसको आपको पहले केवल चित्र जो है, उस चित्र को ही अगर आप समझ लोगे तो जिस तरह से आपने इसका हल बताया है उसका हल भी अपने आप निकाल दोगे। अपन इसका पहले चित्र देखते हैं, जिस चीज़ को बताने जा रहा हूं मैं, कि उत्तल लेंस के अंदर किस प्रकार से प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, अब लेंस किसे कहते हैं? कौन बच्चा बताएगा कि लेंस का क्या मतलब होता है? लेंस क्या, लेंस दो गोलीय पृष्ठ, चाहे वो उत्तल हो चाहे अवतल हो, है ना, चाहे एक तरफ समतल हो चाहे एक तरफ उत्तल हो। अगर मान लीजिए, एक बार हम इसको, इसी चीज़ को आपने बताया, इसको थोड़ा और क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि मान लीजिए एक सरफेस यूँ है और एक ये है, तो इससे आप क्या अर्थ समझते हो? है ना, तो और अगर हम यो बना रहे थे तो इसको हम मानते थे कि ये उत्तल लेंस है। अब मैं बात आपसे जो पूछना चाह रहा हूं ये है कि अगर हम इसको यहां से नापें तो इसका त्रिज्या कौन सी होगी? वक्रता त्रिज्या वो यहां पर होगी, मान लो C1,
ये मान लीजिए सरफेस है 1। अब ध्यान से सुनो क्या चीज कर रहे हैं, और इसकी वक्रता त्रिज्या कहाँ होगी, देख रहे हो आप। तो यहाँ C1 नहीं लिखा हम लोगों ने, क्योंकि इस वाले धरातल का हम निकाल रहे हैं वक्रता त्रिज्या। तो ये C2 यहाँ पर C2 आएगा और ये C1 आएगा। तो इस वाले केस में अगर हम इसमें देखें, इस वाले केस में कोई बता सकता है कि एंगल कितने कितने होंगे। एंगल, अब ये क्या हो गया एंगल, इस एंगल को क्या कहोगे आप, एंगल तो 180 हो गया, और इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी हो गई, यस दोबारा। बहुत अच्छा, कुछ तो बच्चे बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आई एम रियली हैप्पी। ये जो अगर है, इसने बच्चे ने बताया कि इसकी वक्रता त्रिज्या, यानी कि अगर हम ये कहते हैं कि ये यहां से अगर हम देखें इसको, ये क्या होगा R1, इस सरफेस का है ना, ये इस सरफेस का R1 तो यहां पर है, और इस सरफेस का R यहां होगा, ठीक है। तो ये वाले इसका क्या है R1, तो R1 तो ये है इसका, इसकी वक्रता त्रिज्या है, और R2 इसकी है। अब कोई लाइन सीधी होती है, इसका मतलब हुआ क्या हो रहा है, अगर मान लीजिए छोटा सा सर्कल था, तो इसके अंदर क्या होगा, आपकी वक्रता त्रिज्या अगर हम निकालेंगे तो ये होगी, और बड़ा किया इसको, फिर इसको और बड़ा किया, और जब इसको इतना बड़ा कर दिया कि ये सीधी लाइन आ गई यहां पर, इसका मतलब हो गया कि इसकी जो वक्रता त्रिज्या है वो अनंत है। यानी कि हमेशा अपने को याद रखना है कि किसी भी, ये बात किसी बच्चे को नहीं समझ में आई तो बता देना, क्योंकि ये ऑप्टिक्स के अंदर पूरे समय ये यूज करते हैं। नहीं समझ में आया, गुड, कोई दिक्कत नहीं, कोई बिल्कुल नहीं है। ऐसा है कि कोई भी, अगर मान लीजिए कोई भी सर्किल है, कोई भी सर्किल है, इसको हम ये मान सकते हैं, अगर हम इस जगह देखें, यहाँ पे तो सीधी लाइन दिखेगी छोटी सी, इन अनेकों सीधी सीधी लाइनों को जोड़ते जाएं तभी सर्किल बनता है। जिस प्रकार के अपन ने घर में देखा होगा कि सीमेंट की जालियां लगाते हैं, या आपने जैसे मान लीजिए गांधी जी का चौराहा है, गांधी जी का चौराहा गोल है यूनिवर्सिटी के पास, लेकिन उस पर जितनी भी वो लगाई हुए हैं जालियां, वो सब चौकोर है, सब जालियां तो इस तरह से बनी हुई हैं। वो जाली इस तरह की बनी हुई है, जो कि वहाँ की उसकी है, कौन से पत्थर की है, करोली पत्थर की, हल्का गुलाबी पत्थर होता है ना जो, वो तो सब चकोर चकोर है, लेकिन वो उस पर एक सर्किल पे लगाई हुई है। इसका मतलब एक सर्किल बहुत छोटी छोटी सीधी रेखाओं से मिलके बनता है। एक सर्किल बहुत छोटी छोटी सी, अब वो छोटी छोटी संख्याओं, कितनी संख्या होंगी, अनंत, वो अनंत होंगी। इसका मतलब ये है कि अगर हम कोई भी एक छोटा सा हिस्सा ले लें, मान लीजिए हमने एक ही छोटा हिस्सा लिया और फिर इसको हमने बड़ा करके देखा, इस छोटे हिस्से को हमने बड़ा करके देखा, तो हमको पता चलेगा ये इसी सर्किल का हिस्सा है, इसी सर्किल का हिस्सा है, लेकिन इसकी वक्रता त्रिज्या क्या हो गई है, स्ट्रेट। अब इसकी त्रिज्या खत्म हो गई है, इसके अंदर जो वक्र रूप जो इसका था वो खत्म हो गया। अब एक छोटी जो सीधी एक रेखा थी इसकी, इसका जो हिस्सा थी, उस हिस्से का हमने उपयोग किया है और उसको हमने बहुत बड़ा करके हम देख रहे हैं। इसका मतलब जब इस तरह का लेंस का जब भी कोई क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ठीक है ना, तो एग्जाम में ये भी आता है। फिर एग्जाम में कई बार ये कह देते हैं कि ये है तो ऐसा, और इधर हमने इसके ऊपर वो लगा दिया चांदी, सिल्वर, इसका मतलब ये दर्पण बन गया। ऐसा क्वेश्चन खूब आते हैं कि आप यहाँ पे एक रखा था दर्पण बना दिया, या फिर एक ऐसे क्वेश्चन भी खूब आते हैं, आपने देखा एक रखा हुआ है पानी पे पर रखा हुआ है साहब, तो ये पानी भर गया। तो अब ये क्या हुआ यहाँ पर, ये पहले वाला लेंस, तो पहले वाला तो ये था, और ये क्या हो, ये कौन सा लेंस हो गया, समतल अवतल। ठीक है, जैसा अपन ने किया था इसका अलग हो गया, ये अवतल वाला हो गया। ये बीच बात समझ में आ रही है,
बताओ बच्चे, आया समझ में तुम्हें? इस क्या हुआ यहाँ पे, क्या है ये? समतलो अवतल, यानी कि समतल अवतल ही बोल सकते हैं इसको। ये आपको बेसिक जो चीज बता रहा हूं मैं, कि कोई सा भी हमें हो, लेकिन हमें ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि अगर कोई पृष्ठ सीधा है तो उसकी वक्रता त्रिज्या अनंत है। ठीक है, अब इसको अपन आगे बढ़ते हैं, अगर ये फंडामेंटल्स बेसिक समझ में आ गए हैं तो। ओके, अब हमने एक लेंस बनाया, और हमारा ये मानना है कि लेंस, हाँ 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 सर, जोड़ो तो जोड़ो। वो आपने हाँ बोलो बोलो। वो लेंस का संयोजन कर बताया था ना। नहीं, अभी संयोजन तो बताया नहीं बेटा, अभी लेंस के बारे में बात करेंगे। लेंस कैसे कैसे हो सकते हैं, किन स्थितियों में लेंस हो सकते हैं, और किन स्थितियों में अपन उसकी वक्रता त्रिज्या को क्या मानेंगे। आप क्या जानना चाहते हो, बोलो, आप क्या बोलना चाहते हो? सर वो बी लेंस का संयोजन है ना, है बेटा, उसमें वो एक किरण से अपवर्तन के बाद वो एम किरण बन रही है। कहाँ बन रही है? फिर वो बाद में जो आपने सी किरण बना रखी है वो कैसा है? अच्छा, पहले वाला क्वेश्चन, चलो बनाते हैं, रुक जाओ। उनकी आवाज में एक्चुअली ये इतना देर बाद क्यों पता लगा? हेलो सर, वो नहीं, जब एन बना रहे थे वो तो एन, वो कह रहा है कि एन बनाया कैसे, एन बनाया कैसे, वो तो बहुत ही पुरानी बात होगी, मतलब जब क्लास शुरू की थी जब की बात है। एक्चुअली क्या है, ऐसे क्वेश्चन से सब बच्चों का टाइम वेस्ट होता है। पतले लेंस हो गए संयोजन में, जो एक किरण से जो जा रही है ना, फिर वो अपवर्तन के बाद देखो देखो, अच्छा एम देखो, किरण बन रही है। कोई बात नहीं, देख लो आराम से देखो। मान लीजिए इसकी वक्रता त्रिज्या आर है, और यहां से एक पॉइंट से किरण चली जो कि यू दूरी पर है। अब ये जो किरण यहां पहुंचेगी, तुम ये पूछना चाहते हो ये कैसे आगे कैसे चली? हाँ सर, अब बेटा यहां पर देखो, जहां देख रहे हो या नहीं, कि अगर यहां पर मान लीजिए क्या पॉइंट लिखा था इसको मैंने आपको बताया था कि किसी भी पॉइंट को, सर्किल के किसी भी पॉइंट को, वृत्त के किसी भी पॉइंट को अगर वक्रता त्रिज्या से जोड़ते हैं तो वहां पर जो छोटा सेगमेंट होता है उसके हमेशा वो लंबवत होता है। यानी कि अगर हम इसको इस लाइन से जोड़ेंगे और इस लाइन को आगे बढ़ा देंगे तो ये 90 डिग्री का कोण होगा। यहाँ पर इस जगह ये सीधी लाइन मानी जाएगी और ये 90 डिग्री का कोण होगा। ये हमारी प्रेजम्पशन है। अगर ये 90 डिग्री का कोण है यानी लंब, आपातित किरण जो लंब के साथ कोण बना रही है वो आपतन कोण है। अब अपने को निकालना है कि जब ये यहाँ पर एक लंब है तो लंब के, क्योंकि जा रही है विरल से सघन की तरफ, तो ये कहाँ जाएगी? अभिलंब की तरफ मुड़ेगी। तो अभिलंब हमारा ये है और आई ये है, तो इसको मुड़ेगी, इसका मतलब हो गया कि इसके पास जाएगी। तो इसमें से आर क्या होगा? जो लंब के साथ अपवर्तित किरण कोण बनाती है, ये कोण बना रही है, ये हुआ आर। ये समझ में आया बेटा? हाँ सर। वहां तो पुराना वाला रहा है, अभी तो वही सीन फ्रीज हो गया है ना। हैं? आप बताओ, पूछो इनसे कुछ, इसका और क्या, कुछ और आगे क्या पूछना चाहते? सारा फॉर्मूला दोबारा डिवाइस करना है क्या? अब बेटा मैं इसको छोड़ के आगे बढ़ रहा हूँ क्योंकि पूरी क्लास का टाइम एकदम वेस्ट हो रहा है।
आज कम से कम इस चित्र को बनाने सीख लो, और इसका जो आगे होगा वो कल अपन देखेंगे, लेकिन आज इसका चित्र तो अपन सीख लें, है ना, क्योंकि इसमें टाइम, चित्र ही बनाने में सारा टाइम है, इसको करने में बहुत कम टाइम है। अब ये जो लेंस एक तो पतला है, एक दोनों सरफेसेस, क्या कहते हैं सरफेस को हिंदी में? यानी कि दोनों की वक्रता त्रिज्या है, जिससे कि आपस में मिलकर दो कर्व एक लेंस को बना पा रहे हैं। यह है उत्तल लेंस। अब हमने यहाँ पे देखा, सबसे पहले हम इस सरफेस को देखें। इस सरफेस को हमेशा याद रखिएगा, ये पृष्ठ 1 कहलाएगा। और ये हमेशा कहलाएगा पृष्ठ 2। अब इससे संबंधित जो भी चीज़ें बनेंगी उन सबको हम 2 लगाएंगे उसके अंदर, और जो इसके अंदर से बनेंगी, इसके रेफरेंस बनेंगे, उनको 1 बनाएंगे। तो ये बिल्कुल मन में कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं। हम सिर्फ ये कोशिश कर रहे हैं, क्या हम कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ पर भी कोई हमारी किरण जाएगी या बनेगी, तो हम दोनों अलग अलग, ये यहाँ पर सरफेसेस हैं, इधर से पहले जा रही है उत्तल है, तो यहाँ किरण जाएगी। तो अब चलो, अब इसको देखते हैं कि इसका डायग्राम कैसे बन सकता है। सबसे पहले ये देखिए, ये है पृष्ठ 1, तो इसकी वक्रता त्रिज्या कहाँ होगी? C1 कहते हैं इसको, C1, और ये है दूरी R1। ठीक है, ये हुई R1, इसकी वक्रता त्रिज्या। और अपन सुनो, इसको वक्रता त्रिज्या को यहाँ से लेते हैं, लेकिन यहाँ पे लेंस बहुत पतले हैं। लेंस पतले हैं, इसका मतलब हम चाहे यहाँ से लें चाहे यहाँ से लें, वो बराबर माना जाएगा। इसलिए अपन केंद्र से लेते हैं, इससे कि जितनी भी गणना है वो सरल हो जाए। क्योंकि लेंस पतले हैं, इसलिए ये वाली दूरी, यानी कि ये, अगर हम इसको O मान लें, हाँ बताया बेटा, अभी तो ये बताया, इसीलिए मैं टाइम लगाऊंगा, कोई चिंता नहीं, इसको खूब अच्छे से देख लो। ये पहला वाला पृष्ठ है, इस पृष्ठ का ये किस वाले सर्किल का हिस्सा है? इस वाले सर्किल का हिस्सा है। ये इस वाले सर्किल का हिस्सा है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या R1 ये हुई, जो कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी है। पतला होने के कारण इसको हम यहाँ से केंद्र से ले रहे हैं, इससे कि कैलकुलेशन सरल रहे। ये बात समझ में आ गया कि ये इस वाले का वक्रता त्रिज्या यहाँ पर है। इसी प्रकार इसकी वक्रता त्रिज्या C2, ये कौन से वाले वृत्त की वही वक्रता हुई इसकी। ये दोनों जहां पर बराबर काट रहे हैं वहीं पे लेंस बन रहा है। आपको क्लियर हो जाएगा कि क्यों हम R1 R2 कर रहे हैं। ये हो गया हमारा यहाँ तक। किसी के मन में कोई शंका हो तो बता दो, क्योंकि ये चीज़ अगर अभी क्लियर नहीं हुई तो बाद में कभी नहीं होगी। ओके, और अगर मान लीजिए इसका म्यू है 2 और ये म्यू है 1 और ये भी है म्यू 1। अब देखते हैं कि किरण अगर चली तो क्या होगा उसका। वो याद रखना, इस सिद्धांत जो अभी अपने सीखा है दोबारा करा है, और आप ही लोग बताओगे इसका। इसको कहीं भी अपन किसी भी जगह हम इसको रख सकते हैं, पॉइंट वाले सोर्स को x y z। अपन मान लीजिए अपन यहाँ पे रख लेते हैं इसको, इससे सरलता रहे बनाने में। ठीक है, यहाँ हमने पॉइंट को रखा, इसको कह दिया हमने P। ठीक है, ये रेखा यहाँ पर पहुंची। अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पर लंब कौन सा कहाँ से चलेगा? C1 से, क्योंकि इसका वक्रता केंद्र है C1, और इस C1 से जो रेखा होगी वो यहाँ पर अभिलंब के रूप में काम करेगी। अब आप देखो, बहुत ध्यान से देखना इसको कि क्या हो रहा है।
ये अभिलंब हो गया, और ये हमारा हुआ I1, ठीक है। अब ये विरल से सघन की तरफ जा रही है, तो अभिलंब की ओर मुड़ेगी। तो अभिलंब तो ये है अपना, और रेखा यूं जा रही है तो ये इधर मुड़ेगी। यहां मुड़ेगी, और ये होगा R1। अगर मान लीजिए ये सरफेस नहीं होती, अगर ये वाली सरफेस नहीं होती, दूसरी सरफेस, तो ये क्या होता, कहाँ बनता प्रतिबिंब जो वहां बनाया अपन ने, तो ये सीधा अपना यहां बन जाता। अनंत कैसे हो सकता है बेटा, उसको बड़ा करके देख रहे हैं ना अपन सिर्फ। इसको हमने बना दिया P'। अगर मान लीजिए ये नहीं होता, तो अगर केवल यही सरफेस होती तो ये वहां पे पहुंच जाता, और ये दूरी मान लीजिए होती उसकी V' या V1 या V', कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। ये पहला हिस्सा समझ में आ गया क्या हुआ, हमने क्या किया, बिल्कुल यही जो यहाँ पे था। अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि ये जैसी रेखा मुड़ी यहाँ पर आके, क्योंकि हमको इस पूरे मटेरियल है इसके अंदर μ2, ये अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, मान लीजिए ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो कौन सरफेस बन गई अपनी, ये वाली बन गई। ये अपना μ2 वाला सरफेस है ना, और ये μ1 वाला था। तो जब इधर आई थी तो लंब की ओर मुड़ी थी, वही बिल्कुल यों को हम लोगों ने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। अब ये वाली इक्वेशन इसमें लगाएं, अगर जब दूसरा पृष्ठ अस्तित्व में नहीं माना गया, क्या होगा। अब ये इक्वेशन लगानी है, बिल्कुल वैसे लगेगी, μ2 माइनस μ1, देखो जरा क्या होगा, μ2 माइनस μ1 अपॉन R1, है ना। इसका R1 है ना यहाँ पे, इसलिए लगेगा, जब यहाँ कर रहे थे R ये था, अब यहाँ R1 है, इस समय वो R की जगह केवल R1 लिया अपन ने, तो क्या लगेगा, μ2 माइनस μ1 अपॉन R1 इज इक्वल टू क्या आएगा, μ2 अपॉन V1। आप देखो कितना इजी है ये, μ2 अपॉन V1 माइनस μ1 अपॉन U अपॉन नहीं, U तो U ही रहेगा बेटा, U तो ओरिजिनल है ना, सच्चाई है। ये अपन परोक्ष है, केवल ये आभासी है, क्योंकि एक्चुअल में यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। एक्चुअल में तो ये सरफेस यहाँ पे अपन ये मान के चलते हैं कि अभी ये वाली सरफेस नहीं है, अपन इस सरफेस को नहीं मानते, तो बिल्कुल ये वाली स्थिति आ गई, ये बना लिया अपन ने। लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं है। वास्तविकता में क्या है, एक यहाँ पर दूसरी सरफेस है। अब अगर यहाँ पर हम लंब बनाना चाहें तो कहाँ से बनाएंगे, C2 से, क्योंकि अब किस सरफेस का है ये, सेकेंड। अब ये जो यहाँ पर है, तो इसका जो बनेगा लंब यहाँ से बनेगा, इससे कितना इजी हो जाएगा आपको। नहीं, डायग्राम इतना कॉम्प्लिकेटेड है, किताब में समझ में नहीं आता कभी। अब हमने ये लंब बनाया, अब इस लंब की ये यहाँ पर एक सरफेस इतनी सी है, और इस पे आके ये गिर रहा है। अब इसमें आई क्या होगा, जो बच्चा बता देगा सही, तब मैं मान जाऊंगा उसको कि वो उसने वाकई में कुछ देर पढ़ाई करी है। अब आई क्या होगा,
अभिलंब से बनने वाला कोण जो कि सतह से चल रहा है, यहाँ पर अपन ने बनाया, ये इसका अभिलंब है, तो और रेखा ये आ रही है, ये वाला, ये वाला, ये क्यों आई होगा? शांत शांत शांत। आपने इधर कैसे बनाया था, तो ये कैसे बनाया था, ये कैसे बनाया था? जो यहां से सी से आपकी रेखा आई, उससे जो कोण बन रहा था आपतन आपत, अब अपनी कौन सी रेखा है, यहां से ये, तो ये चल रही है, यहां पर आई इस जगह, ये इसके ऊपर कहां पर था इसका, यहां पर। अब इसको यूं देखना पड़ेगा आपको, इधर जा रही है, ये लंब यूं जा रहा है, और ये लंब से कोण ये वाला बना रही है। आप देखो ना, लंब से कौन सा कोण बन रहा है, लंब से कोण ये वाला बन रहा है। अगर हम इसको बड़ा करके देखें, ये जूम करना इससे जरूरी हो गया है, क्योंकि अब अपने ये एप्पल के फ़ोन्स होते हैं, उसमें भी जूम होता है, सारे टच फ़ोन जो होते हैं, तो अब जूम की आदत तो पड़नी चाहिए आप सबको भी, कि इससे क्लैरिटी आ जाए क्या होता है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ ये सरफेस है, देखो ये सरफेस, इस पर लंब है, और आपतन रेखा ये है आपतन। और अब ये बताओ ये क्या है, ये होगा ना आई, तो इसलिए हमारा ये वाला होगा I2। और अब इसी अभिलंब से दूर जाएगी ये पास, सघन से और विरल में जाते हैं तो दूर चली जाती है, तो दूर चली जाएगी तो क्या होगा, इससे दूर, इसका मतलब ये मुड़ी यहां पर। और ये एंगल होगा R2। अब देखो आप, अब समझ में आ जाएगा आपको, बिल्कुल सरल बात। ये एक लंब है, इसमें ये कोण है ना। अब ये रेखा जब यूं जा रही थी, अब ये और भी इधर लंब की तरफ मुड़ गई, लंब की ओर मुड़ गई। ये समझ में आया नहीं आया? कौन ऐसा बच्चा इसको नहीं आया? अगर ये आ गया तो क्वेश्चन बहुत, फिर तो खत्म हो गया है। इसको बनाएं कैसे, यही है असली बात। इसलिए मैं भी खुद भी आपको मैंने कहा था, इस बनाने में अपने को टाइम लगाना है। नहीं, घर जाकर नहीं बनेगा ये। हाँ, नहीं आएगा, मुझे, मैं बता रहा हूँ ना, घर जाके नहीं बनेगा। जब तक ये यहाँ पे नहीं बनाओगे, जब तक ये यहाँ पे नहीं, सुनो सुनो, देखो ये इस चित्र के अंदर दोबारा से मैं बना सकता हूँ पूरा। ठीक है, पूरा करें दोबारा से। सुनो सुनो, अभी आप ये देखो कि ये वाली सरफेस जो है, इसकी वक्रता त्रिज्या ये है। आप जब इस वाले में बना सकते हो तो इस वाले में बना सकते हो, सेम ही तो है। जब ये एक लंब है, यहाँ से जब वक्रता केंद्र से रेखा खींचते हैं तो ये लंब है, और इस लंब पर आपतित किरण ये थी। बिल्कुल इसको हॉरिजॉन्टल करके देखो ना, ये रही ना आपतन, आपतन कोण। इसका परावर्तन कोण कहाँ होगा? आप क्या कह रहे हैं अपन? लंब की ओर झुक रही है, लंब की ओर झुक रही है, तो क्या होगा? दूर जा रही है, क्योंकि सघन से और विरल जा रही है। तो अब ये कहाँ जाएगी? अगर पास यहाँ आ रही थी, अगर इसके नजदीक आ रही होती तो ये होती, और इसके दूर जा रही है तो ये होगा ना एंगल R। नहीं, लेकिन मुझे लगता है कुछ बच्चों के चेहरे पे अभी खुशी नहीं है। मुझे पता है ये ऐसा है कि इस चैप्टर में सबसे कठिन यही चीज है, सबसे कठिन। दोबारा बनाएंगे ना इसको अपन, अभी बनाते हैं। उससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। देखो देखो,
केवल यहाँ पे इसको देखना है। देखो ये वाली लाइन है, ये आपकी लाइन है जिस पर कि ये 90 डिग्री का कोण बना रही है, यानी कि आपकी ये सरफेस है और जिस पे ये लंब आपका 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ये एक आपतन किरण है, ये रही आपतन किरण। अब ये आपतन किरण दूर हटेगी इससे, तो ये आपतन किरण यहाँ से ये जा रही थी, अगर आप पर ये चला जाता आगे, लंब आगे होता है यहाँ पर, तो ये आपतन किरण यहाँ पर है, तो इस लंब से दूर जाती, तो ये लंब से जब दूर जाएगी कैसे जाएगी, इस लंब से दूर जाना है, इसको यहाँ पर जाना है। ये समझ में आया या नहीं? नहीं आया ना? ऐसा करते हैं, सुनो, कल इसको बनाएंगे और दोबारा बनाएंगे इसको, बिल्कुल दोबारा। इसको है ना, अगर 3 बार, क्यों होता क्या है, सुनो, जिनको आ गया कोई बात नहीं, लेकिन इसका अगर इसको नहीं आएगा ना इसको बनाना, तो आप लेंस के कोई भी क्वेश्चन को नहीं कर सकेंगे। लेंस का कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में नहीं आया। इसके लिए अपने चाहे एक पूरा पीरियड एक्स्ट्रा लगे, लेकिन करेंगे जरूर। सुनो, एक ये याद रख के आना बस, ये वाला जो है ना इक्वेशन, ये याद करके आना बस, और ये अपन दोबारा बनाएंगे।